हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ पोसोलॉजी। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रेजेंस ऑफ डिजीज़। ये हमारा लास्ट टॉपिक था पोसोलॉजी के वेरियस फैक्टर्स का या फैक्टर्स का जो अफेक्ट करते हैं पोसोलॉजी को। प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ में हमने क्या पढ़ा था कि ड्रग्स लाइक बारब्यूट्रेट्स हमने पहले पढ़ा है जो सेडेटिव्स होते हैं, एंड क्लोरोप्रोमाजीन यानी क्लोरोप्रोमाजीन जो है सिजोफ्रेनिया यानी कि हेलुसिनेशंस जो होते हैं उनके ट्रीटमेंट में यूज़ करने वाली दवाइयाँ हैं। ठीक है, तो इससे अनयूजुअली जो है प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट प्रोड्यूस होता है पेशेंट के अंदर, जो लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स। ठीक है, उसके बाद आ गया कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है किडनी के द्वारा। ठीक है, तो अगर किसी पेशेंट की जो है किडनी ख़राब है सो उसके लिए टॉक्सिक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ में हम ये भी लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग फीवर, ठीक है, पेशेंट कैन टॉलरेट हाई डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स देन अ नॉर्मल पर्सन। ठीक है, फीवर यानी बुखार के दौरान कोई पेशेंट है वो टॉलरेट कर सकता है हाई डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? जो बुखार को या फिर बॉडी के टेम्परेचर को कम करने वाली मेडिसिन होती हैं, वो एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। तो फीवर के दौरान पेशेंट टॉलरेट कर सकता है हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स को देन अ नॉर्मल पर्सन ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात आती है एक्यूमुलेशन की यानी जमा होना। ठीक है, तो ड्रग्स विच आर स्लोली एक्सक्रीटेड में बिल्ट अप अ sufficient high concentration in the body and produce toxic symptoms if it is repeatedly administered for a long time। ठीक है, तो ये वो ड्रग्स होती हैं जो स्लोली एक्सक्रीट आउट होती हैं बॉडी से। ठीक है, तो कुछ समय बाद अगर हम उसको रिपीटेडली दिए जा रहे हैं, लगातार एडमिनिस्टर हो रही है वो हमारी बॉडी में, तो कुछ समय के बाद एक हाई कंसंट्रेशन वहाँ पर बॉडी के अंदर जमा हो जाएगा या प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से टॉक्सिक सिम्टम्स जो है प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, एक्यूमुलेशन का एग्जांपल क्या हो गया? डिजिटैलिस जो वो मेडिसिन है जो हार्ट के जो वेरियस इश्यूज़ हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है डिजिटैलिस। तो एक्यूमुलेशन में और क्या कर सकते हैं कि एक्यूमुलेशन यानी जमा होना, ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। बुरा हमने देख लिया यहाँ पर, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अच्छा क्या होता है कि समटाइम्स अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज डिजायर्ड इन ड्रग लाइक फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन क्या है? तो एक ड्रग है जो एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो एपिलेप्सी यानी मिर्गी, तो मिर्गी जो है वो गाबा यानी गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड की कमी से होता है एपिलेप्सी। तो उसके लिए मेडिकेशन जो है वो फिनोबार्बिटोन। ठीक है, तो फिनोबार्बिटोन का जमा होना वो डिज़ायर्ड यानी अच्छा है ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी के, यानी मिर्गी के जो दौरे पड़ते हैं उनके लिए फिनोबार्बिटोन का ड्रग्स जो है वो क्यूमुलेशन होना उसका वो अच्छी बात है ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं सिनर्जिज्म। तो सिनर्जिज्म क्या होता है कि व्हेन टू और मोर ड्रग्स आर यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन फॉर्म देयर एक्शन इज इंक्रीज्ड। यानी जब दो या उससे ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल हम कॉम्बिनेशन फॉर्म में करते हैं तो उनका जो एक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? सिनर्जिज्म। ठीक है, जैसे प्रोसेन या फिर एड्रेनलिन जो है उन दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं जिससे एक्शन ऑफ प्रोसेन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं एंटागोनिज्म क्या होता है। ठीक है, एंटागोनिज्म जो है सिनर्जिज्म का अपोजिट है वैसे तो। ठीक है, एंटागोनिज्म क्या होता है कि व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोज्ड बाय अदर ड्रग, यानी एक ड्रग का एक्शन किसी दूसरे ड्रग के द्वारा अपोज किया जाए वो कहलाता है एंटागोनिज्म। ठीक है, द सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम में अगर अपोज कर रहा है एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को, वो कहलाएगा ड्रग एंटागोनिज्म। जैसे अब ये अच्छा कैसे हो सकता है कि ट्रीटमेंट, अगर मान लीजिए किसी को एसिड पॉइजनिंग हो गया, ठीक है, तो एसिड पॉइजनिंग हो गया है तो उसको अगर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर देंगे उसे एसिड पॉइजनिंग के अंदर, तो जहाँ पर एल्कलाइन इफेक्ट जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? बेसिक है, बेसिक इन नेचर होता है, और एसिड पॉइजनिंग हुआ है उसको, तो एसिड और बेस मिलकर क्या कर लेंगे? न्यूट्रलाइज ईच अदर। ठीक है, जिससे
एसिड पॉइजनिंग का जो इफ़ेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि एक और आता है कि एड्रेनलिन और एसिटाइल कोलिन। ठीक है, इन दोनों का अगर हम एक साथ देते हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो कैसे कर देते हैं कि एड्रेनलिन जो है वो एक वासो कंस्ट्रिक्टर है, यानी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, और जो एसिटाइल कोलाइन है वो वासो डायलेटर है, यानी वेसल ब्लड वेसल जो है उसको डायलेट कर देता है। तो जब हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो ये भी एंटागोनिज्म शो करेगा, क्योंकि मैंने बताया एड्रेनलिन जो है वो वासो कंस्ट्रिक्टर है और एसिटाइल कोलिन इज अ वासो डायलेटर, सो दे अपोज द एक्शन ऑफ ईच अदर। ठीक है, यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है पोसोलॉजी को वो है आइडोसिंक्रेसी। तो आइडोसिंक्रेसी क्या होता है, तो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स टू अ ड्रग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज कॉल्ड आइडोसिंक्रेसी। यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स किसी ड्रग के उस पर जो कि उसका डिफरेंट है उसके कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन से, यानी कि जो चीज़ वो करने के लिए वहाँ पर गया है वो ना करके कोई और चीज़ कर दे रहा है। ठीक है, तो आइडोसिंक्रेसी को अब हम रिप्लेस कर चुके हैं ड्रग एलर्जी से। तो आइडोसिंक्रेसी जो अब जानी जाती है ड्रग एलर्जी के नाम से। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल ले लें अगर इसके, तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्प्रिन अगर लिया जाता है तो मे कॉज गैस्ट्रिक हेमोरेज। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैस्ट्रिक, ये एस्प्रिन जो है अगर ली जाती है तो वो गैस्ट्रिक हेमोरेज कर सकता है किसी इंडिविजुअल के अंदर एलर्जी है। ठीक है, उसके बाद है कि अगर स्मॉल डोज ऑफ क्विनाइन, जो क्विनाइन है ये एंटी मलेरिया ड्रग है ना, जो सिनकोना की बार्क से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिया जाता है कि क्विनाइन को जो है कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इट इज़ एन एंटी मलेरियल ड्रग विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिनकोना बार्क। एक सिनकोना की ट्री है उसके बार्क से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, नेचुरल एंटी मलेरियल ड्रग है क्विनाइन। ठीक है, में प्रोड्यूस रिंगिंग इन द ईयर्स। तो यहाँ पर YEARS लिखा हुआ है गलती से, तो ये ईयर्स है सिर्फ, यानी कान। EARS कर लीजिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ते हैं तो आता है टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस क्या है, तो व्हेन एन अनयूजुअली लार्ज डोज ऑफ अ ड्रग इज रिक्वायर्ड टू एलिसिट एन इफेक्ट। ठीक है, यानी कि अनयूजुअली यानी जितना रिक्वायर्ड होता है नॉर्मली उससे ज़्यादा डोज हमें देना पड़ता है एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन को या थेरेपेटिक इफेक्ट को शो करने के लिए, वो कहलाता है टॉलरेंस। ठीक है, तो ये टॉलरेंस है ये फिनोमिना। उसके जैसा एग्जांपल दे सकते हैं इसके लिए कि स्मोकर्स कैन टॉलरेट निकोटिन। ठीक है, स्मोकर्स जो हैं वो चेन स्मोकर्स हैं वो निकोटिन को टॉलरेट कर सकते हैं। उसी तरह एल्कोहलिक जो है वो टॉलरेट किसको करेंगे, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल्स को। ठीक है, सिंपल। तो टॉलरेंस यहाँ पर दो टाइप्स की आती हैं, ये बात जानकारी वाली है यहाँ पर कि टॉलरेंस जो है वो दो टाइप की होती है, एक ट्रू टॉलरेंस और एक स्यूडो टॉलरेंस। तो ट्रू टॉलरेंस क्या होता है, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ओरल एंड पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, यानी कि जो ओरल और पेरेंट्रल, पेरेंट्रल यानी वही इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर है ना, वो जो एडमिनिस्टर किए जाते हैं उसके थ्रू वो पेरेंट्रल कहलाते हैं, ओरल जो थ्रू माउथ आप करते हैं। ठीक है, तो उन दोनों एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स को से जो प्रोड्यूस होता है टॉलरेंस वो ट्रू टॉलरेंस कहलाता है। और स्यूडो टॉलरेंस क्या होता है, विच इज़ प्रोड्यूस्ड ओनली टू द ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिर्फ ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो से जो टॉलरेंस होगा वो हमारा स्यूडो टॉलरेंस कहलाएगा, और ओरल और पेरेंट्रल बोथ से जो टॉलरेंस होगा वो हमारा ट्रू टॉलरेंस कहलाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं टैकीफिलेक्सिस की। तो टैकीफिलेक्सिस क्या है, सिंपल भाषा में आप समझिए इसे कि अगर कोई ड्रग्स है उसको बार बार रेपिटेडली हम यानी लगातार शॉर्ट इंटरवल्स में कम समय में बार बार दिए जा रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो उसके जो इंडिविजुअल है उसके सेल रिसेप्टर्स जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, और उसका जो जो ड्रग्स हम उसको दे रहे हैं उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन या फिर थेरेपेटिक इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही फिनोमेना कहलाता है टैकीफिलेक्सिस या फिर एक्यूट टॉलरेंस। ठीक है, देखिए दो नाम है यहाँ पर इसके, टैकीफिलेक्सिस भी हो सकता है या फिर एक्यूट टॉलरेंस भी हो सकता है। तो पेपर में या फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो है
इस प्रकार से आ सकता है कि टैकीफिलैक्सिस क्या है, डिफाइन टैकीफिलैक्सिस या एक्यूट टॉलरेंस। तो एक्यूट टॉलरेंस से आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, टैकीफिलैक्सिस ही एक्यूट टॉलरेंस है, ठीक है। तो इसका टैकीफिलैक्सिस का एग्जांपल है एफिड्रीन। तो एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड जो है, सो इसका एग्जांपल हो गया एफिड्रीन। सो एफिड्रीन व्हेन गिवन इन रिपीटेड डोज एट शॉर्ट इंटरवल्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा में प्रोड्यूस वेरी लेस रिस्पॉन्स ड्यू टू टैकीफिलैक्सिस। यानी एफिड्रीन जो है वो ब्रोंकियल अस्थमा में उसके ट्रीटमेंट में दिया जाता है, ठीक है। अगर वो रिपीटेड डोजेज में दिया जा रहा है शॉर्ट इंटरवल्स में, तो रिस्पॉन्स जो है उसका, उस पर्टिकुलर ड्रग का, एफिड्रीन का, वो कम हो जाएगा ड्यू टू, हमने पढ़ लिया, टैकीफिलैक्सिस, ठीक। उसके बाद लास्ट फैक्टर पे आते हैं, वो है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, ठीक है। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस क्या होगा कि चेंज इन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, है ना, एसिड बेस बैलेंस, या फिर बॉडी टेम्परेचर का चेंज, ठीक है, या फिर कोई भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में चेंज जो है या मॉडिफाई कर सकता है वो इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स को, यानी उसके बदलाव ला सकता है ड्रग्स के इफ़ेक्ट में, ये सारे चेंजेस, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देख लेंगे तो सैलिसाइक्लेट्स, तो सैलिसाइक्लेट्स रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि सैलिसाइक्लेट क्या है, एक एंटीपायरेटिक ड्रग है। अब एंटीपायरेटिक ड्रग क्या होती है, तो एंटीपायरेटिक ड्रग वो ड्रग्स होते हैं जो बॉडी टेम्परेचर को कम करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर बढ़ा हुआ बॉडी टेम्परेचर है तो उसको घटाने का काम किसका, एंटीपायरेटिक ड्रग्स का। तो सैलिसाइक्लेट्स रिड्यूसेस बॉडी टेम्परेचर ओनली इन केस एन इंडिविजुअल हैज़ राइज इन बॉडी टेम्परेचर। यानी सैलिसाइक्लेट्स जो है वो तभी काम करेगा जब बॉडी टेम्परेचर इंडिविजुअल का बढ़ा हुआ हो, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल का टेम्परेचर जो है, या किसी व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है, सो ये कोई भी एंटीपायरेटिक इफेक्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आगे कि एब्जॉर्प्शन जो है आयरन का, है ना, आयरन का एब्जॉर्प्शन जीआईटी, जीआईटी क्या है यहाँ पर, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं इसे, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अपने फर्स्ट सेमेस्टर में शायद से। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज मैक्सिमम, ठीक है, इफ़ द इंडिविजुअल हैज़ एन आयरन डेफिशिएंसी एनीमी, कि अगर किसी व्यक्ति को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आयरन का एब्जॉर्प्शन उसके जीआईटी में मैक्सिमम हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये फैक्टर्स अफेक्टिंग पोसोलॉजी आपका ख़त्म होता है ये टॉपिक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ।